गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? इधर बैठ जाना यार, उधर चला जाओ उस कोने में। कोई बात नहीं। क्लास शुरू करें बेटा आज? गुड इवनिंग बच्चों, क्लास शुरू करूं? चलो बेटा, आज की क्लास शुरू करते हैं। और जिन्होंने कैमरा नहीं ऑन किया था, मैंने उन्हें विदाउट इंटीमेशन क्लास से रिमूव कर दिया है मैंने। अब देखिए, जो हमारा पहला था शेयर कैपिटल, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो। आप जो हमने कंपनी की बैलेंस शीट बनाई, उसमें आप ये चीज़ पढ़ चुके हो। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें ये वाली है बेटा, कॉल्स इन एरियर एंड शेयर फॉरफिट अकाउंट। आपको सवाल में आएगा कि कॉल्स इन एरियर बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर कहाँ किया जाता है। ये चैप्टर नंबर जो आपका पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसमें बनता है। तो आप बोलोगे इसका जो मेन हेड बनेगा वो क्या बनेगा? शेयर होल्डर फंड। और जो सब हेड बनेगा वो क्या बनेगा? डिडक्ट फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मेरी बात समझ में आ रही है? ये किसका था? कॉल्स इन एरियर का। अब दूसरा जो शेयर फॉरफिट होगा वो क्या होगा? शेयर होल्डर फंड। और ये क्या होगा? एडिड इन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बस आप इतना लिख दो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिख दो, और कोई दिखने की जरूरत है ही नहीं। बताओ बेटा, ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? बता, कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलूँ आगे। तो कॉल्स इन एरियर का अगर सब हेड और मेन हेड पूछा जाएगा तो वो होगा शेयर होल्डर फंड। और ये पीडीएफ में आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। और सब हेड होगा डिडक्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? लेस। और यहाँ क्या लिखा है? ऐड। बेटा ये 1 मार्कर का सवाल आपको बन सकता है एमसीक्यू में भी। तो चले आगे, चले ऋषित कत्याल, सात्विक आगे चले। देखिए आगे, देखिए अब आ जाओ। ये कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस है, आपका शेयर फॉरफिट के टाइम पे कैपिटल रिजर्व आता है, एसपीआर आता है, वो किसका पार्ट होगा? रिजर्व एंड सरप्लस का। तो देखिए कौन कौन सा है?
ये देखिए नंबर 1 मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है। सबसे पहले आप कैपिटल रिजर्व निकाल चुके हो, निकाल चुके हैं? हाँ सर। सिक्योरिटी प्रीमियम निकाल चुके हैं? यस और नो? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ आता है? मेन हेड बनेगा आपका शेयर होल्डर फंड और सब हेड बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा समझ में आ रहा है ये बात? बच्चों आपको ऑनलाइन समझ में आ रहा है? ओके आगे चलिए आप। जर्नल रिजर्व मतलब कोई भी रिजर्व है वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, जिसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इवन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट आइदर डेबिट और क्रेडिट इज कवर्ड अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। ये भी बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलिए। बेटा संपा का आपका कोई भी मेन हेड नहीं है, संपा अपने आप में अकेली है। संपा अपने आप में अकेली है। जैसे पूरी महाभारत के अंदर भीष्म पितामह अकेले रहे, इस तरह संपा के ना आगे कोई है ना कोई पीछे है। तो संपा मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये अपने आप में क्या है? एक। ये अपने आप में क्या है? एक। ये अपने आप में एक है संपा, जो क्या है अपने आप में मेन हेड है। इसका ना तो कोई सब हेड है और ना सब हेड के अंदर कोई आइटम है। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है बेटा ये? आगे चलते हैं। आगे देखिए अब यहां आ जाइए। आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आता है? जो लड्डू दो ऑरेंज लो। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा आपका बॉन्ड्स, डिबेंचर, टर्म लोन, डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये आपको याद करना ही करना है। लोन्स एंड एडवांसेस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बेटा इसके बारे में सीबीएसई ने सर्कुलर दिया हुआ है कि आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के एग्जाम्पल नहीं पूछे जाएंगे। अगर खाली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गया तो ही आपको खाली लिखना क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी में आता है ये, और इसका कुछ नहीं होगा। अब मेन जो है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आपका आता ही आता है। अदर लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल आफ्टर 12 महीने, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। सर ये प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है? बच्चों हमारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो जब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो जब वो रिटायर होते हैं तो हमें उन्हें पैसा देना पड़ता है प्रोविडेंट फंड का। तो वो जो ये प्रोविडेंट फंड होता है इसमें एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब वो रिटायर हो जाता है तो ये पैसा एम्प्लॉयज़ को देना होता है, और जो हमारा एम्प्लॉय रिटायर होता है वो एट द एज ऑफ 58, यानी कि ये लायबिलिटी नॉन करंट लॉन्ग टर्म हो गई कि नहीं हो गई, पर इसे अलग हेड में बनाया गया अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दैट इज पीएफ कंट्रीब्यूशन। और आपने डिबेंचर का चैप्टर पढ़ा होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ये वाला जो टर्म है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ये आपका कहाँ आएगा? इसका मेन हेड क्या बनेगा? पोरोड का मेन हेड क्या बना? पोरोड का मेन हेड बना, मेन हेड बना नॉन करंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या बनेगा? अदर बनेगा इसका, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बताओ ऑनलाइन वालों ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये पोरोड को आप देख लो, ये वीडियो दोबारा देखना बेटा, पोरोड आपका आता ही आता है। अब आ जाओ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सर ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होते हैं बेटा? बेटा जो प्रोविजन हमें आज बनाने होते हैं पर इसकी जो पेमेंट है वो काफ़ी सालों के बाद देनी होती है, तो उसका प्रोविजन हम आज ही क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब ऐसा होता है इसके अंदर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट। अब रिटायरमेंट के टाइम पर एक एम्प्लॉय को क्या क्या मिलता है, इसके प्रोविजन पहले ही बनाए जाते हैं। रिटायरमेंट के टाइम पे जिनके पेरेंट्स सर्विस कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को बेटा आफ्टर रिटायरमेंट एक तो मिलेगी उन्हें पेंशन, एक उन्हें मिलेगा रिटायरमेंट बेनिफिट में ग्रेचुटी, एक मिलेगा लीव इनकैशमेंट।
सर ये लीव इनकैशमेंट क्या होती है? बच्चों ग्रेचुटी क्या होती है? जब आप किसी सरकारी कंपनी में या जहाँ प्राइवेट कंपनी में जहाँ ग्रेचुटी का लॉ एप्लीकेबल होता है, तो ये ग्रेचुटी अगर आप किसी एक एम्प्लॉयर के पास 5 साल से ज़्यादा काम कर लेते हैं, अगर आप किसी एम्प्लॉयर के पास 5 साल से ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो 5 साल बाद वो जब नौकरी छोड़कर जाएगा तो आपको उसे ग्रेचुटी देनी पड़ेगी, आपको उसे ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। तो ग्रेचुटी भी किसके अंडर में आ जाएगी? इवन मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिटायरमेंट बेनिफिट में लीव इनकैशमेंट, और दूसरा क्या लिख रहा हूँ? ग्रेचुटी। ग्रेचुटी भी आपको बेटा आपको रिटायरमेंट बेनिफिट पे देनी होती है। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। आप पेज नंबर ओपन करेंगे, आप पेज नंबर 1.21 पे 1.21 पे देखिए, नंबर नीचे एग्जाम्पल है 1.22 पे, 1.22 पे जहां पर करंट लायबिलिटी का पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उससे ऊपर की लाइन देखिए, वहां एग्जाम्पल अंडरलाइन करिए आप। 1.22 पे आपने एग्जाम्पल अंडरलाइन करने हैं। क्या क्या लिखा है कोई मुझे बताएगा ऑनलाइन में? अनिका धीर आप बताइए क्या क्या लिखा है? नहीं नहीं, यहाँ पढ़ना है, ये पढ़ना बेटा, एग्जाम्पल पढ़ने हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एंड प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट लिखा है कि नहीं लिखा? तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर। इवन प्रोविजन फॉर वारंटीज भी कवर्ड अंडर हो गया आपका अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत इसमें? बहुत। और इसमें जो पोरोड है और जो लीव इनकैशमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव इनकैशमेंट भी रिटायरमेंट के टाइम पर मिलती है, ग्रेचुटी भी लीव इनकैशमेंट के टाइम पे मिलती है। ऋषित का ख्याल समझ में आ गया? अब आप आगे चलिए, अब आप आ जाइए शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर। शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या आता है? लोन रीपेबल ऑन डिमांड, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। दूसरा डिपॉजिट क्राइटर एंड, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग में आ गए। खाली ये क्या क्या आ गए? लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। दूसरा ट्रेड पेबल में क्या आ गए? अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्रेडिटर कहाँ दिखाए जाते हैं, बीपी कहाँ दिखाए जाते हैं, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्रेडिटर बीपी कहाँ दिखाते हैं, तो आपका मेन हेड क्या होगा? मेन हेड होगा। मैं पूछता हूँ आपसे, क्रेडिटर कहाँ दिखाए जाते हैं? मेन हेड क्या है? करंट लायबिलिटी। और सब हेड क्या है? ट्रेड पेबल। श्रुति बंसल समझ में आ रहा है बेटा? अब आ जाइए, अब इसमें हमेशा जो अदर वाली चीज है बेटा, एग्जामिनर नॉर्मल चीज नहीं पूछता, वो हमेशा अदर के पीछे ही भागता है, वो हमेशा अदर के पीछे भागता है। मुझे अपनी मम्मी का खाना स्वाद नहीं लगेगा, मुझे अदर मम्मी का खाना स्वाद लगेगा। इसी तरह एग्जामिनर का भी यही मोटिव है कि उसे अपना खाना स्वाद नहीं लगता, वो अदर में ही घुसा रहता है, और अदर ही तुम छोड़ देते हो, अदर को ही तुम टेक एंड ग्रांटेड ले लेते हो। तो बेटा आप याद रखना, अदर वाली आपको एक आइटम मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि अदर्स में देखिए आप, अदर नॉन करंट, अदर करंट लायबिलिटी नंबर 1, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अनपेड डिविडेंड, सबसे इंपॉर्टेंट है अनपेड डिविडेंड। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कॉल इन एडवांस, कहीं लिखा होगा, ये देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉल्स इन एडवांस। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तीसरा इंपॉर्टेंट करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अब मैं इसके बारे में समझाऊंगा। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, आज मैं आपको इसके बारे में एक नया प्रोविजन बताऊंगा, और ये प्रोविजन अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको रेशो का आंसर आपका गलत हो जाएगा, यहां पर भी गलत हो जाएगा और वहां पर भी गलत हो जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं ग्रीन बोर्ड ठीक है, या आज कलर चेंज करें यार किसी का? एक मिनट, कोई और यार, रोजाना जब हमारे पास इतनी ऑप्शन है तो क्यों ना कलर चेंज कर करके पढ़ें यार।
बता सरदार जी, तेने आज पग केड़े रंग दी पाई है? तू अज आए लाल रंग दी पाई है पग, ए वाला कलर सही है? बता, दिख रहा है बेटा ये? या ये वाला करें? बता बेटा कौन सा करूं? ये वाला करके देखें आज? चलो आज ये ट्राई करते हैं। अब देखिए आपको मैंने बोला, आप आपको बेटा अगला चैप्टर जो है वो डिबेंचर का है, जो आपका सेकंड टर्म में आएगा। और आपको पता है एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अंदर हमने एक आइटम पढ़ी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर क्या था? एक आइटम थी डिबेंचर्स। यस थी कि नहीं थी बेटा? स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये कलर? अनिका धीर क्लियर है बेटा? आदित्य शर्मा देख, सबके कैमरे ऑन हो गए एक बार रिमूव करने से बिना कुछ बोले। तभी गांधी जी ने बोला है हिंसा मत करो, हो अहिंसावादी रहो, चुप रहो। जब वो अंग्रेज भाग गए तो तुम क्या चीज हो? हिंसा के साथ कभी भी कोई काम नहीं करना, अहिंसावादी बनो, गांधीवादी बनो। 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन आ रहा है। तो ये देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो ये मेरे क्या होते हैं? डिबेंचर्स। अब ये डिबेंचर क्या भला होता है? आपने 11th में पढ़ा होगा, जब कंपनी की फॉर्मेशन। सर पागल हो गए हो, 11th में तो हम नकल मार के पास हो गए थे, हमने कुछ नहीं पढ़ा और ना ही पढ़ने की ज़रूरत थी, दोस्त किस काम आएंगे? तो किसी को कोई मुझे ऑनलाइन में बता सकता है कि डिबेंचर होते क्या हैं? किसी को ऑनलाइन में पता है कि डिबेंचर होते क्या हैं? ओके वेरी गुड। एनीवन एल्स? और हाँ जी, ओके बोरोड फंड। और ऑफलाइन में किसी को पता हो बेटा डिबेंचर क्या होते हैं? सबकी मुंडी यूं यूं हो रही है, किसी को कुछ नहीं आता, कख नहीं आंदा किसी को भी। अब मैं बताता हूं बेटा, हम बिजनेस में अपनी कैपिटल लगाते हैं। जब हमने 11th में पढ़ा, हम बिजनेस में अपनी कैपिटल लगाते हैं या बाहर वालों से पैसा लेते हैं। जब मैंने बाहर वालों से पैसा लिया तो उसे मैंने लोन बोला। जब मैंने प्रोप्राइटरशिप के अंदर मैंने लोन लिया, मान लो मैं प्रोप्राइटरशिप हूँ और मैं फर्स्ट सिंगल से या बैंक से बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए एडिशनल पैसा लेता हूँ, तो उसे मैंने लोन बोला। यस और नो? अब यहाँ पर कंपनी जैसे इक्विटी शेयर इशू करती है पैसा लेने के लिए, तो वो उसके ऊपर डिविडेंड देती है। और जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, मेंबर होते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग। यस और नो? बट डिबेंचर क्या होता है? कंपनी शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर इशू ना करके वो पब्लिक से पैसा बोरो करती है, पब्लिक से पैसा बोरो करती है। और उस बोरोइंग की वजह जो बोरोइंग करी उसके बदले में वो उसे अपने जैसे शेयर इशू करती है ऐसे ही डिबेंचर इशू करती है। तो डिबेंचर मेरे क्या हो गए? लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई, क्योंकि डिबेंचर जो है वो 1 साल के लिए नहीं दिए जाते, 1 साल से ज़्यादा के लिए दिए जाते हैं नॉर्मली। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 15 साल के लिए डिबेंचर नॉर्मली मैक्सिमम से मैक्सिमम इशू किए जाते हैं। पर ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अब जो ये डिबेंचर होते हैं, एक बात बताइए, मैं आपसे पैसा उधार ले रहा हूँ तो आपको क्या वापस नहीं करूँगा? क्या मैं आपको वापस नहीं करूँगा? हाँ सर करूँगा। बेटा कंपनी एक्ट 2013 से पहले जब कंपनी डिबेंचर इशू करती थी तो उसे डिबेंचर का पैसा अगर कंपनी चाहे तो वो वापस नहीं करती थी, वो रेगुलरली इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती थी। तो इन डिबेंचर को बोला जाता था इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर, हालांकि मुझे इसको चीज कराने के लिए मुझे टर्म 2 के सिलेबस में थोड़ा सा आपको एंट्री देनी पड़ेगी। तो डिबेंचर जो होते हैं, अगर मैं आपसे पैसा लेता हूं तो मुझे आपको वापस करना पड़ेगा। इसी तरह जब मैं डिबेंचर कंपनी इशू करती है तो उसे आफ्टर सम टाइम 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद वो पैसा वापस करना होता है। और जब हम कोई चीज़ वापस करते हैं
तो इसे अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं रिडीमेबल। रीपेमेंट वर्ड नहीं बोलते, लेमैन लैंग्वेज यूज नहीं करते, हम बोलते हैं रिडीमेबल। अब एक कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। इरिडीमेबल का मतलब क्या है कि कंपनी जब तक डूब नहीं जाती, वाइंड अप नहीं होती, तब तक उसे पैसे वापस नहीं करने हैं। अब कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर नहीं इशू कर सकती कंपनी एक्ट 2013 के बाद, पर 1956 के अंदर वो इरिडीमेबल डिबेंचर इशू कर सकती थी। अब बात को समझो, कल हमने आपको एक चीज बताई ऑपरेटिंग साइकिल, कि वो लायबिलिटी जो ऑपरेटिंग साइकिल के विदिन में ड्यू हो जाए वो करंट और नॉन करंट होती है। यस और नो? यस और नो? ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है ये बात? अब मैंने, और जो डिबेंचर के ऊपर जो डिबेंचर होते हैं उस पर सबसे बड़ी फीचर क्या होती है, इसे जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। ये जो 10% लिखा है ये इसका क्या होता है? ये इसका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और आपने जैसे पढ़ा पार्टनरशिप के अंदर कि पार्टनर ने अगर लोन दिया तो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसी तरह जो इस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है सर? वो भी होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बताओ, ये टर्म 2 का मैंने आपको एक 1 मार्कर का सवाल भी करा दिया। बताओ ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है आदित्य शर्मा? अब देखिए, अब बात को यहां पर समझिए। अब डिबेंचर जब मैं रीपेमेंट करूंगा तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में मैं रीपे हो सकते हैं वो। लेट से मान लो मैं आपको ये कहता हूं, मान लो मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूं, मान लीजिए मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूं 31/3/20 की। मान लीजिए मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूं 31/3/20 की, और मेरे पास 10% डिबेंचर हैं। मतलब मैं बताता हूं, ये मैंने बना ली, मैं ये नहीं कर रहा, मेरे पास 10% डिबेंचर हैं, मेरे पास 10% डिबेंचर हैं 5 लाख रुपए के। राइट? मेरे पास 5 लाख रुपए डिबेंचर है, और इसकी जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है, डेट ऑफ मैच्योरिटी वो है मेरी 31 मई 2021। ये बात समझ में आ रही है बेटा? इसकी मैच्योरिटी डेट है 31 मई 2021। तो बताइए इससे पहले मैंने बैलेंस शीट कब बनाई होगी? अब भाई उसकी डेट क्या थी? उससे पहले जब मैंने बैलेंस शीट बनाई होगी इस दिन बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी? बताओ बच्चों, श्रुति बंसल, ये बात समझ में आ रही है? मेरी डेट ऑफ मैच्योरिटी यानी कि यहां पे क्या था, ये मेरी, इसे मैं हमेशा बोलता हूं, ये मेरी कौन सा है? शादी का दिन है। राइट? ये मेरी डेट ऑफ मैच्योरिटी है। तो जब मैं 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बताइए ये डिबेंचर मेरी क्या थी? ये डिबेंचर मेरे क्या थे बेटा? लॉन्ग टर्म बोरिंग थे कि नहीं थे? पर ये अगले साल 31 मई 2021 को मैच्योर हो रहे हैं, यानी कि इसका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से जब ये मैच्योर होने हैं तो 12 महीने से कम हो गया कि नहीं हो गया? और दोज लायबिलिटी विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। यस और नो? बताओ बात बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जानवी ढल समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं।
जब आप 18 साल के, आपको लाइसेंस बनवाना है, आप कहो सर अगले 3 महीने के बाद मैं 18 साल का हो जाऊंगा, मैं अडल्ट हो जाऊंगा, मेरा लाइसेंस बन जाएगा, तो बताओ अब आपका मेजर बनने में 3 महीने रह गए हैं, 12 महीने तो नहीं रह गए हैं, तो वो आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? करंट हो जाएगी। तो इसी तरह जो ये डिबेंचर होते हैं, डिबेंचर आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग होते हैं, पर जब डिबेंचर मैच्योर होने होते हैं, यानी कि जब आप मेजर होते हैं, मैच्योर होते हैं, 18 साल की उम्र में मैच्योर हो जाते हैं, सर मुझे 18वां जन्मदिन बड़ी खुशी खुशी मनाना है क्योंकि एज पर द गवर्नमेंट रूल अब मैं अपनी माँ बाप की नहीं सुनूंगा, मैं मैच्योर हो गया हूँ, मैं अडल्ट हो गया हूँ, मैं अपने निर्णय खुद ले सकता हूँ, अगर मेरे माँ बाप मुझ पर कुछ करेंगे तो मैं उन्हें कोर्ट में घसीट के ले जाऊंगा। यस और नो? यस और नो बेटा शेफाली ओ रिया? अब आप देखिए, ये डिबेंचर आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग थे, तो जब आप 18 के पूरे हो जाएंगे तो आपका क्या होगा? आप माइनर से कहाँ चले जाओगे? मेजर की कैटेगरी में आ जाओगे। चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस सर, चेंज हो जाएगी। तो जो ये मेरे लॉन्ग टर्म बोरिंग थे, जो 5 लाख के थे, अब जब मैं अगले साल, क्या मुझे अगले साल का पता नहीं होगा कि मुझे रीपेमेंट कब करनी है? क्या मुझे सपना आएगा? ये मुझे पता है मुझे 31 मई को भाई पैसे वापस करने हैं, तो जब मैं ये 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो ये मेरे जो डिबेंचर हैं, ये जो मेरे 10% डिबेंचर हैं, इसे मैं क्या बोलूंगा? इसे मैं बोलूंगा मैच्योर्ड डिबेंचर। क्या बोलूंगा? मैच ओ भाई, मैच्योर पेमेंट के लिए मैच्योर तो होगा। अब जब तू मैच्योर होगा तो तेरी शादी नहीं करेंगे, हम यही बोलेंगे ना, साढ़ा जसमेहर मैच्योर हो गया हुण, दा ब्याह कर दियो, या हुणे तेरा ब्याह कर दईए। जसमेहर गल सुन ना, तू चंगियां चंगियां गल्लां करेगा तो घर दे तेरे यही कहेंगे ना, भाई साडा काका बीबा जरा ना मैच्योर हो गया हैगा, बड़ा बीबा बच्चा बन गया हैगा, बड़ा मैच्योर हो गया हैगा। क्यों भाई? हाँ यस सर। तो ये जो मैच्योर डिबेंचर हो गए, तो जब मैं 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो ये डिबेंचर खिसक के नॉन करंट लाइबिलिटी से कहाँ आ जाएंगे? करंट लाइबिलिटी में। और करंट लाइबिलिटी में कहाँ आ जाएंगे? अदर करंट लाइबिलिटी में। ये देखिए, यही तो मैं समझा रहा था आपको। पीडीएफ कहाँ खुली हुई है? यार पीडीएफ कहाँ खुली थी इसमें? 1 मिनट, पीडीएफ तो मैंने उड़ाई ही नहीं है अभी तक यहाँ पर। हाँ ये रही। तो देखो मैं किसकी बात कर रहा था? मैं इसकी बात कर रहा था नहीं कर रहा था? मैं इसकी बात कर रहा था नहीं कर रहा था? बताओ बच्चों, इतने डिटेल में आपको कोई नहीं कराएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। आपके स्कूल में भी बैलेंस शीट हो गई होगी, पर इतनी डिटेल में कोई नहीं कराया। बताओ कराई है किसी ने? इधर देखो, ये क्या हुआ? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। ये क्या हो गए आपके? इसका नाम मैं क्या बोलूं? मैच्योर्ड डिबेंचर। और अगर इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये वाला पढ़िए बेटा, पेज नंबर 1.23, जो आपका गुलाबी कलर का दे रखा है बेटा। ठंड लग रही है तो बंद कर दो यार, फिर बाकियों को गर्मी लगेगी भाई। पंखा बंद कर देना, तो कर दे, इधर से कर दे, ये बंद कर दे, ये बंद कर, नीचे वाला बंद कर देना, ये वाला। हाँ बस, बात ही खत्म। बेटा उसे डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोलते हैं, जीरो इंटरेस्ट होता है। उसमें जो डिबेंचर होते हैं वो इतने ज़्यादा डिस्काउंट पे दे दिए जाते हैं, 100 का माल 40 रुपये में दे देंगे कि भाई 40 रुपये ले रहे हैं, देंगे तुझे 100, पर तुझे ब्याज नहीं मिलेगा। डेट इज जीरो कूपन बॉन्ड। हाँ जी, ब्याज नहीं देना तो तेरे को 100 के 40 भी तो देने हैं। बताओ बेटा, ये आपने वो पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया पैराग्राफ? पेज नंबर 1.23 पे
जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई? हर्षित पसरीचा, अनिका धीर, जानवी ढल, श्रुति बंसल। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस आपको मैंने बताया था कि अमाउंट नॉट ड्यू बट पेड बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी। ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। और जिनका भी कल वाइवा है या वाइवा हो गया उनसे आप पूछिएगा, आपको जो जो चीज़ें मैं आज बता रहा हूँ वो आपके जब वाइवा होंगे तो उसी में पूछी जाएंगी ये चीज़। तो वो जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, ये चीज़ जो बताई, इसका मैं अब आपको सिग्निफिकेंस बताता हूँ। जो मैंने आपको ये चीज़ बताई इसका सिग्निफिकेंस क्या है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा। इसका मतलब जब आप रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करेंगे, जब आप रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करेंगे आपके दिमाग में आएगा कि सर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी कि आपकी नॉन करंट लायबिलिटी कम हुई है। तो बेटा ये सोच हो गई गलत। कैसे? क्योंकि जब डिबेंचर रिडीम होने होते हैं तो वो करंट नॉन करंट लायबिलिटी से खिसक कर करंट लायबिलिटी के घर में आ जाती है। तो जब आप रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करेंगे तो इसका मतलब होगा रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, नॉट रीपेमेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये बात मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि जब हम रेशियो एनालिसिस करेंगे वहाँ पर लिखा आएगा रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगी। आप कहोगे, आप लेमैन में कहोगे कि भाई अगर रिडेम्पशन की डिबेंचर का मैंने रिडेम्पशन करा तो मेरी नॉन करंट लायबिलिटी कम हुई, तो बेटा ये आंसर गलत हो जाएगा। जब आप रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करोगे तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी कम नहीं होगी, क्योंकि आपकी वो करंट लायबिलिटी बन चुकी थी, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी कम होगी। बाकी जब मैं रेशियो एनालिसिस में उसमें सवाल कराऊंगा तो आपको उसमें पूरा डिटेल में समझ आएगा। और ये गलती मोस्टली बच्चों से होती है। स्पर्श सिंगल ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? सात्विक आपको, मेहुल कोहली आपको, रविंदर सर ने करा दिया, ये पूरा समझा दिया ये भी ऐसे। अब हमको सही में समझ में आ गया, ऑपरेटिंग साइकिल सबको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं आगे। हाँ बोलिए बेटा। बेटा जब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया तो इसका मतलब वो अब रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी हो गई। अब मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर। इसका मतलब अगर आपको ये लिखा आ रहा है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसका मतलब ये हो गया रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो आपकी पुरानी बैलेंस शीट में जो आपने लेटेस्ट बैलेंस शीट बनाई है वहां पर वो करंट लायबिलिटी बन गई होगी। ये मैंने नहीं, जब आपने पुरानी बैलेंस शीट, जब आपने ये वाली बैलेंस शीट इस दिन बनाई होगी तो आपने इस डिबेंचर को, मैच्योर डिबेंचर को क्या ट्रीट कर लिया होगा? करंट लायबिलिटी ट्रीट किया होगा। और जब आप अगले साल इसकी रीपेमेंट करोगे तो जब इसका घर ही करंट लायबिलिटी का है, क्योंकि वो नॉन करंट से उतर के करंट में आ गई, जैसे गंगा माँ शिवजी जी के जटाऊ से उतर के हरिद्वार तक आ गई, तो ये भी शिवजी की तरह डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी गंगा से उतर के हमारी करंट लायबिलिटी में आ जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अनिका धीर समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको कॉल एडवांस बता दिया था। अब ये प्रोविजन फॉर, ये बेटा आप याद कर लेना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसमें मुझे इतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने आपको कल बता दिया था। इंटेंजिबल एसेट्स, R&D। अब देखो बेटा कोरोना की जो वैक्सीन बन रही है, मैंने कल आपको डिस्कस कर दिया था फार्मास्यूटिकल कंपनियों में। अब सबसे बड़ी बात है ये वाली बात, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता है।
ये जो मैं नीले से रंग से कर रहा हूं। अब देखो, आपने दो वर्ड पढ़े, एक तो पढ़ा आपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एक आपने पढ़ा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो मैंने कल बताया था, जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है, और एक आ गया कैपिटल एडवांसेस। बच्चों, आप पेपर में जाके एकदम कंफ्यूज हो जाते हो कि कैपिटल का वर्ड सोचते ही आपके दिमाग में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लगना शुरू हो जाता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और कैपिटल एडवांस दोनों अलग अलग होते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है कि जो आप बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन करते हो और बुक्स क्लोज हो गई, तो उस दिन तक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जितना रिकॉग्नाइज हुआ उतना आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बन गया, यस और नो। अब कैपिटल एडवांस क्या होता है? मैंने एक जर्मन से मशीन मंगाई, मुझे एक जर्मन से मशीन मंगानी है और उस मशीन की कॉस्ट है 10 करोड़ रुपया, और उन्होंने ये बोला कि सर ये मशीन को भेजने में हमारे को 7 महीने लग जाएंगे, 7 महीने से पहले आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी, और डिलीवरी 7 महीने से पहले नहीं मिलेगी, प्लस दूसरा आपको कम से कम 10% पैसा हमें एडवांस में देना पड़ेगा, आपको 10% पैसा हमें एडवांस में देना पड़ेगा। अब आप ये मुझे बताइए, मान लीजिए इन 7 महीने के अंदर आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, मान लीजिए इस 7 महीने में आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, तो जो पैसा आपने जर्मन की कंपनी को दिया हुआ है वो एक तरह से आपने एडवांस दे रखा है, एक तरह से आपने एडवांस दे रखा है। किसके लिए दिया हुआ है? मशीनरी के लिए। तो जो मशीनरी का खर्चा होता है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इज इट क्लियर? बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेटा ये क्या होगा आपका? कैपिटल एडवांसेस फॉर परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी। तो जो आपका ये होगा कैपिटल एडवांसेस। तो कैपिटल एडवांसेस का अगर मैं मेन, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सर कैपिटल एडवांसेस, इसका मेन हेड क्या होगा? कोई बताएगा? स्पर्श, मेन हेड क्या हो गया? नॉन करंट लायबिलिटी। और सब हेड क्या हो गया? नॉन करंट, हाँ सॉरी, नॉन करंट एसेट्स। और सब हेड क्या हो गया आपका? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बताओ बेटा, ऑनलाइन वालों समझ आ गया कि नहीं आ गया? छवि भान, बेटा ये 3 नंबर का चैप्टर है, पर 3 नंबर के चैप्टर में आपके फ्री के नंबर है, बस आपको रट्टाफिकेशन लगाना है। रट्टाफिकेशन क्या लगाना है? कई चीज़ें तो मैंने आपको समझा ही दी हैं, समझने से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, सात्विक समझ आ रहा है बेटा यहाँ तक? हाँ जी, अगर वो, हाँ आपकी बात बेटा स्पर्श ने बोला कि अगर वो 7 महीने में डिलीवरी कर रहे हैं तो वो करंट एसेट्स क्यों नहीं होगा? इधर देख बेटा, बेटा हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि उन्होंने 7 महीने कहा, कोई श्योर टाइम तो है नहीं। अब जैसे कोरोना हो गया, पूरा का पूरा लॉकडाउन हो गया कंट्रियों में, तो उस केस में तेरी मशीन आ जाएगी क्या? आज मैं कहता हूँ कि 7 महीने हैं, पर कुछ ना कुछ कारणवश कोई सरकमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं, तो नॉर्मली, मैंने तो आपको एग्जांपल थोड़ा सा वैसे गलत दे दिया, कोई भी मशीनरी मंगाते हैं, अगर वो बोलते हैं 12 महीने से पहले नहीं आएगी, 12 महीने से पहले नहीं आएगी, तो मेरी वो कैपिटल एडवांस बनेगी ही बनेगी। तो जो कैपिटल एडवांस है आपका कहाँ आ जाएगा? नॉन करंट एसेट्स, और आ जाएगी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। ये आ गई आपकी। आगे चलते हैं हम। ये चीज़ें तो बेटा मैंने आपको कराई दी थी, मैंने ये चीज़ें बेटा अब आपकी ख़त्म हो गई है, ये चीज़ आपकी हो गई ख़त्म, बैलेंस शीट हो गई ख़त्म, बैलेंस शीट हो गई ख़त्म। अब आ जाओ स्टेटमेंट ऑफ P&L के ऊपर।
अब आ जाओ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के ऊपर। अब आप अपनी किताब के नीचे अंडरलाइन करेंगे, अपनी किताब में अंडरलाइन करेंगे पेज नंबर 1.43। आपके पास फॉर्मेट बना हुआ है, अंडरलाइन द वर्ड, वो जो आपका बैलेंस शीट था वो शेड्यूल 3 का पार्ट 1 था, जो बैलेंस शीट था वो शेड्यूल 3 का पार्ट 1 था, और ये जो पी एंड एल है ये शेड्यूल 3 का पार्ट 2 है। अंडरलाइन द वर्ड पार्ट 2। जो बैलेंस शीट थी वो आपका पार्ट 1 था, जो पार्ट 1 था। सर राम राम। मिलानी दी ना? नहीं, मैं फ़ोन किया था, मेरा फ़ोन ही नहीं चुकिया सीगा। हर्ष ठीक है कि हाल सीरियस ज़्यादा है क्या? ओके 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 ओके, क्योंकि मैं सीएम ਨੂੰ फ़ोन किया सी, ना जयपुर है गया है। हम्म। ठीक 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 सर। अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का परफॉर्मा आपको बना हुआ है। सबसे पहले लिखा है रिवेन्यू ऑपरेशन, फिर लिखा है अदर इनकम। अब उसके नीचे की आइटमों को कैसे याद करना है, उसकी नीचे की आइटमों को याद करना है, इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। बेटा बोर्ड पर नजर आ रहा है हर में हर, या दूसरे कलर से लिखूं? क्लियर है? चलो अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, व्हाट्सएप लैंग्वेज में। छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। आप भी कहोगे सर क्या क्या बातें कर रहे हैं। छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर, बेटा ये उसका पार्ट है ना ये। छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। अब देखिए बेटा, छत पर चढ़ी, अब इसे कैसे लिखेंगे? इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो। छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। आ गई कि नहीं आ गई? 1 मिनट में पी एंड एल याद हो गया कि नहीं हो गया? अब सी से क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। पी से आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सी से आएगा चेंज इन इन्वेंट्री। ई से आएगा एम्प्लॉई, बोलो असीम, असीम बोलो, असीम बोलो बेटा। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। एफ से आएगा फाइनेंस कॉस्ट, और डी से आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन
एक्सपेंसेस। और ओ से हमेशा मैंने आपको बोला है, ओ हमेशा किसके लिए होता है? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बताओ ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसमें बताओ किसी को कोई डाउट? अब मैं इसमें एक एक आइटम में बताऊंगा आपको। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो बताऊंगा। ये कौन सा है? ये मेरा कौन सा हेड था? ये मेरा उसका था बेटा। ये मेरा किसका था? ये मेरा एक्सपेंस का था बेटा। ये मेरा किसका था? एक्सपेंस। ये एक्सपेंस का था। अब मैं आपको बता रहा हूं इनकम का। इनकम में क्या आएगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और दूसरा क्या आएगा? अदर इनकम। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इनमें क्या क्या आता है? अब इनके बच्चे क्या क्या हैं? तो आप आइए, ये देखिए। अब देखिए मैं आपके सामने जरा, टोटल ऑल मेजर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल शोन बी डायरेक्टली डिटेल ऑफ सब हेडिंग टू बी शोड द नोट्स टू अकाउंट्स। अब आप ये देखिए रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशन में क्या क्या आएगा। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट, सेल ऑफ स्क्रैप के ऊपर आता है। आपके दिमाग में उसने बोला सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ आएगा, तो आपके दिमाग में एकदम आएगा अदर इनकम। पर बेटा ये अदर इनकम नहीं होगी, ये क्या होगी? आपकी मेन रिवेन्यू ऑपरेशन होगा। रिवेन्यू ऑपरेशन का मतलब होता है रिवेन्यू जनरेट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्टिविटी। जो आपके मेन बिजनेस से जो एक्टिविटी होती है और जो उससे पैसा आता है, दैट इज रिवेन्यू ऑपरेशन। जैसे मेरा काम आपको ट्यूशन पढ़ाने का है, तो मेरे को जो आपको फीस दे रहे हो, मेरे को जो आप फीस दे रहे हो, वो मेरा क्या होगा? रिवेन्यू ऑपरेशन। वो मेरा अपना रिवेन्यू ऑपरेशन होगा, मेरी अदर इनकम नहीं होगी। तो उसमें एक बात रहना, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। भाई मैंने सेल अप्लायंसेज, मैंने आपको क्या बेचा है? मैंने आपको क्या बेचा है? सतीश सर ने आपको क्या बेचा है? सर्विसेज बेची है। और विजय सेल्स पे जाओगे तो आप क्या लेके आते हो? वो क्या करते हैं? सेल ऑफ प्रोडक्ट। अब यहां पर आपने ये बात याद रखनी है बेटा कि जो सेल ऑफ स्क्रैप होता है वो अदर इनकम नहीं होती, वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है। सबका सेल ऑफ स्क्रैप, सबका रिवेन्यू ऑपरेशन होगा। जैसे मान लो बेटा मेरी फैक्ट्री है नरेला के अंदर, मेरी ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री है, ये मैं झूठ नहीं कह रहा है। तो हम लोहा छीलते हैं, जो छीलते हैं, जो लोहा है जो छीलते हैं, वो स्क्रैप निकलती है। तो वो मेरी क्या मानी जाएगी? मेन सोर्स ऑफ इनकम, डेट इज रिवेन्यू ऑपरेशन। वो मेरी अदर इनकम। हाँ हाँ, तेरे को ले चलूंगा सरदार जी। भाई फिर तू फीस काट लेता, कहेगा सर आपको वहां फैक्ट्री से इनकम आ रही है, फीस कम कर दो। क्यों कर दूं? तू मेरी बारात में नाचा था। सबसे फनी बंदा है हमारी क्लास का ये, सबसे ज्यादा जवाब देता है और सबसे ज्यादा सवाल पूछता है ये। इधर देखो, याद रखना सेल ऑफ स्क्रैप। अदर इनकम में देखो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, नेट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, दैट इज योर अदर इनकम। अब इसके अंदर जो मेन बात है बेटा, जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, वो है ये वाली बात बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या तो नॉर्मल सवाल आता नहीं है, आता है तो ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। फाइनेंस कॉस्ट, जिसमें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आ गया, अदर बोरिंग आ गया, नेट गेन फॉरेन करेंसी आ गया, डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एज ए फाइनेंस कॉस्ट एज पर द सीबीएसई सिलेबस 19-20। जो आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर करते हैं, तो जब आपको डिबेंचर करते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग हो सकता है। तो जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग वो आएगा किसके अंडर में आएगा? अब यहां पर
एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर लिखता हूं, एक चीज लिख दी मैंने, यहां पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, बैंक चार्जेस, और बच्चे कहते हैं बैंक से मैंने पैसा ले रखा है तो वो फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगा। आंसर इज नो, बैंक चार्जेस कभी भी फाइनेंस कॉस्ट में, और आपका 90% का आंसर होगा इज अ फाइनेंस कॉस्ट। जो आपका बैंक चार्जेस होगा वो आपके अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। दिखा देता हूं मैं आपको, मैं दिखा देता हूं, इधर देखिए, यहीं पर गलती होती है। अबे तू कहां गया भाई? अदर एक्सपेंसेस में, अदर एक्सपेंसेस नॉट क्लासिफाई अंडर द हेड, जो कहीं पर ना आए, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो जो खर्चा किसी हेड में ना आए वो किस हेड में आ जाएगा? अदर एक्सपेंस में। अदर एक्सपेंस में फ्यूल पावर, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, रिपेयर टू बिल्डिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट एंड टैक्सेस। और यहां पर आप एक चीज और ऐड कर लो, डेट इज बैंक चार्जेस। और आई थिंक आपके बुक के अंदर भी बेटा ये सवाल होगा बैंक चार्जेस का, मैं बता देता हूं आपको। आप फाइनेंस कॉस्ट का बेटा, आप फाइनेंस कॉस्ट का 5th नंबर, पेज नंबर 1.50 पे पढ़िए। फाइनेंस कॉस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए और देखिए समझ आया कि नहीं आया। तू किताब क्यों नहीं लेके आता ऋषित? अगली क्लास में अगर किताब नहीं होगी तो मैं वापस भेज दूंगा। मैं अगली क्लास में रेशो शुरू हो जाएगी, इलस्ट्रेशन भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो उसके ऊपर। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत सिया आपको? सानवी, मयंक वालिया, पावन नंदा। तो इसके साथ मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया ख़त्म। ये मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि इसे याद कर लेना। और आपका 10 तारीख को टेस्ट भी है, आपको पता होगा, और वो टेस्ट मैं आपका ऑफलाइन लूँगा। ऑनलाइन टेस्ट मैं किसी का चेक नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन देना चाहोगे तो अपने पेरेंट्स से बात कराओगे, उनके सामने कराओगे, तभी उसी केस में मैं आपको ऑनलाइन की परमिशन दूंगा। विदाउट आपकी कंसेंट के पेरेंट्स की मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट करने की परमिशन नहीं दूंगा। यार तुम नोटिफिकेशन तो तुम पढ़ते नहीं हो। मैं रात को 12-12 बजे तक 4-4 बार तुम्हारे को नोटिफिकेशन भेजता हूँ, देखो उसमें तुम्हारी ऐप में आता है कि नहीं आता। जो भी, हाँ वेडनेसडे को देखो ना कौन सी तारीख है उस दिन, 8th को है आपको टेस्ट। देखो कब कब है, देखो पढ़ो। हाँ परसों। मुझे लगता है नोटिफिकेशन कोई पढ़ता ही नहीं है। अभी सारे कोई मिर्जापुर की सीरीज का टेलर आ जाए, सब जने आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। आ गया कि नहीं आ गया? कब लिखा है? 8, अरे 8 तारीख को उनका है, एसएफएस वालों का है, शायद तुम्हारा 10 का होगा। क्या लिखा है उसमें? एडमिशन और कंपनी का। और उसके बाद तुम्हारे प्री बोर्ड की भी मैंने डिटेल दे रखी है। चार चार प्री बोर्ड लेने हैं मैंने ओएमआर शीट के ऊपर, और सारे एमसीक्यू होंगे। बेटा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ोगे ना, मेरी गलती नहीं है। मैं एक एक बंदे को जो है ना पर्सनली मैसेज नहीं कर सकता मैं। समझ में आ रहा है आदित्य शर्मा? ये क्या कह रहा है चश्मेहर? अरे भाई क्या लिखा है वहां, पढ़ना तू। क्या लिखा है वहां मैंने? तू एसएफएस वाला ग्रुप मत देख, एमडब्ल्यूएफ वाला देख। एक तो तुम लोगों ने अपने आप को सब में रजिस्टर करा लिया है, अपने वाले ग्रुप में देखो, पड़ोसी के घर में मत देखो।
क्या लिखा है वहां जसमेहर? क्या लिखा है स्पर्श वहां MWF वाले बैच में? लिखा है कि नहीं लिखा वहां? एडमिशन और पार्टनर कंपनी लिखा है कि नहीं लिखा? तो करो क्या आओगे, क्योंकि कंपनी से पहले मैंने तुम्हें एडमिशन ही कराया था, उसका टेस्ट कहाँ हुआ है? फंडामेंटल का तो टेस्ट हुआ है, चेंज इन PSR का और गुडविल का तो टेस्ट हुआ था, एडमिशन का तो हुआ ही नहीं था। तो एडमिशन और कंपनी करोगे अब आप, MCQ बेस कंपनी का पूरा, कंपनी का आधा तो ले ही लिया मैंने टेस्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हम यहीं ओवर कर रहे हैं। बुधवार को टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट में मिलेंगे हम आपको। हाँ, फ्राइडे को पढ़ लेना, आपके पास 4 दिन है अभी, वरना मैंने एक हफ्ता पहले और अगले, अब ये मत कहना प्री बोर्ड की डेट नहीं दी हुई। देखो प्री बोर्ड की डेट भी आपके पास है 3, 10, 17 और 24 अक्टूबर में। देखा ही नहीं, क्या जरूरत है? सर पागल है, पागल कुत्ते की तरह बोलते रहते हैं ये। सारा लिख यार, नोटिफिकेशन में लिखा है टोटली बेस्ड ऑन MCQ और OMR शीट पे होगा आपका पेपर ये। अभी किसी लड़की का मैसेज आए, फटाफट वायरल हो रहा होगा, देख वो बोला गाना आया था ना, कौन सा वो जो छोटे बच्चे ने गाना गाया है, बचपन का प्यार, वो सबने देख लिया है। बचपन का प्यार, हमें पता नहीं वो कौन सा गाना है, वो काले वाला लड़का 10 साल का लड़का बता, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मशहूर हो गया है। गाड़ी गिफ्ट कर दी और बादशाह उसे बुला के ले गया। चलो बेटा आज क्लास यहीं ओवर करते हैं। गुस्सा आता है यार तुम लोग जो काम करते हो।